Good morning. Today is 21st September 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu and Indian Express. जो पहला हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है फोटोकॉपी से रिलेटेड। आपको पता होगा दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। दो पार्टीज थी इस जजमेंट के अंदर। एक तरफ थे सारे के सारे पब्लिशर। हमने आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ थे ये पब्लिशर और ऑथर्स जैसे कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, और दूसरी तरफ थे हमारे वो सब टीचर्स, स्टूडेंट्स और फोटोकॉपियर। तो केस था रिगार्डिंग फोटोकॉपी के रिगार्डिंग। क्या जो ये महंगी महंगी बुक्स होती हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की, क्या इन बुक्स की फोटोकॉपी को कॉलेज के जो कोर्स पैक है यानी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक्स, क्या उन बुक्स में फोटोकॉपी का जो मटेरियल है वो शामिल किया जा सकता है या नहीं? तो कोर्ट ने कहा हाँ शामिल किया जा सकता है, यस, और ये कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं है। कई लोग तो इसे जीत बता रहे हैं, एक पब्लिक एक्सेस ज्यादा हो जाएगा, जो पब्लिक की नॉलेज की तरफ एक्सेस है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसकी तरफ ज्यादा फायदा हो जाएगा उनको। और दूसरा कोर्ट ने क्या कहा, उनको मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि देखिए जो कॉपीराइट का जो एक्ट है वो नेचुरल नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है लेकिन जल्दी जल्दी आज दिया है तो बता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो कॉपीराइट एक्ट है उसका 52(1)(I) उसमें साफ साफ दिया कि कौन कौन सी लिमिटेशंस है इस एक्ट के तहत। इसमें कहा गया कि इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये एक्सेप्शंस है टीचर्स के लिए, कोर्स के लिए आंसर्स फ्रेम करने में और क्वेश्चंस फ्रेम करने में। और देखिए जब 52(1)(I) यानी जब कॉपीराइट एक्ट बनाया था तब उसमें 52(1)(I) में ये लिखा गया था, तब हमारे लॉ मेकर्स ने यानी जिन्होंने लॉ बनाया था एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। पब्लिक इंटरेस्ट जैसे जनता का इंटरेस्ट और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, टीचर्स का इंटरेस्ट उसमें, और प्राइवेट इंटरेस्ट जैसे ऑथर्स, पब्लिशर, इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। और जज ने यह भी माना कि जो ये कॉपीराइट का जो ये जजमेंट है वो बर्न कन्वेंशन और ट्रिप्स के अंदर आईपीआर हैं, उन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन में है। सिंक्रोनाइजेशन में कैसे हैं? ये दोनों की दोनों ट्रीटी यह कहती हैं, ये दोनों की दोनों ट्रीटी डोमेस्टिकली अलाउ करती हैं कॉपी करना, प्रोवाइडेड दे डोंट एक्सप्लॉइट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर्स एंड द पब्लिशर्स। उनके प्राइवेट इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करें, अदरवाइज वो कॉपीराइट को यूज कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। देखिए पब्लिशर्स ने यह कहा था कि आप अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड फोटोकॉपियर अलाउ मत कीजिए और एक लाइसेंस ले लीजिए रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड कॉपीराइट की सोसाइटी है। तो कोर्ट ने इसे भी मना कर दिया कि नहीं, अनलिमिटेड कितना भी यूज कर सकते हैं। इसका एक इम्पैक्ट, इसका गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है। इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो पब्लिशर्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर से भाग सकते हैं, यानी अब उन्हें लगेगा कि एजुकेशन के सेक्टर्स में कुछ भी कॉपीराइट्स तो सिक्योर है नहीं, तो कोई फायदा है नहीं यहाँ बुक्स पब्लिश करने का। तो इससे भी तो पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान ही होगा। जब बड़े बड़े पब्लिशर्स की बुक्स नहीं आएंगी तो अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक नहीं आएंगी, तो इससे नॉलेज में इफेक्ट पड़ेगा और पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो ये आर्टिकल था कॉपीराइट से, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ये राजीव जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि कॉपीराइट इज इंटेंडेड टू इंक्रीज एंड नॉट इम्पीड द हार्वेस्ट ऑफ नॉलेज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला आर्टिकल भी पाकिस्तान के अटैक से रिलेटेड है। कल हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, आज आया है तो इसमें 3-4 पॉइंट है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो यूरी में अटैक हुआ था वो अटैक बिल्कुल सिमिलर था पठानकोट अटैक की तरह, और दोनों के दोनों ये अटैक ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अटैक किए गए थे जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएसआई द्वारा सपोर्टेड है। इंटरस्टेट इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके द्वारा सपोर्टेड है। तो यह साफ साफ इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान स्टेट द्वारा टेररिज्म फैलाया जा रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है टाइमिंग की। अब आप टाइमिंग देखिए इस अटैक की। अब यूएन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उससे ठीक पहले उन्होंने अटैक किया। तो अटैक किया तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये इशू सुर्खियों में आ गया। अब इंडिया भी इस इशू को यूएन में उठाएगा और पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। तो होगा क्या, इससे पाकिस्तान इस पूरे इशू को कश्मीर के इशू का रंग देने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा ये इशू कश्मीर का वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा। वो बात अलग है कि जो वर्ल्ड की इमोशंस है, वर्ल्ड की जो राय है, वो काफी हद तक इंडिया के साथ में है और पाकिस्तान के विपक्ष में है। और देखिए ये पहले भी अटैक हुए हैं, इवन 2001 में भी अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, और तब
हमने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन पराक्रम। पराक्रम में क्या किया था हमने? अपने इंडियन आर्मी की फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस हैं उसको बॉर्डर पे मोबिलाइज किया था। बॉर्डर पे मोबिलाइज किया था काफी बहुत ज्यादा वाइड स्केल लेवल पे। 1971 के बाद में पहली बार हमने इतने लार्ज स्केल पर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था। उसके बदले में पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, तो काफी टेंशन से एलओसी पर क्रिएट हो गई थी। और देखिए 2008 में भी अटैक हुआ था। 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था, तब भी बहुत सारे ऑप्शंस खंगाले गए थे और तब भी माहौल गर्म था। तब बीजेपी यूपीए को ऐसे कह रही थी, जब यूपीए तब सत्ता में थी और बीजेपी जब विपक्ष में यानी ओपोजिशन में थी, तब बीजेपी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी तब बात करते थे, आपको भी याद होगा, 56 इंच का सीना चाहिए, अगर अटैक हुआ तो मैं दूसरा जवाब दूंगा। अब यूं कह सकते हो सिचुएशन पलट चुकी है। अब मोदी पावर में है, अब उनको समझ में आ चुका है और कांग्रेस विपक्ष में है। देखिए इतना आसान नहीं है। आप जाते होंगे ट्रेन में भी देखते होंगे, बस में ट्रेन में यात्रा करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे अटैक कर देना चाहिए। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड हैं, तो हमें पता है ये काफी डिफिकल्ट है। तो 2008 के बाद में भी यही डायलेमा था। 2008 के मुंबई अटैक में तो हमारे पास प्रूफ भी था, एक आतंकवादी को हमने जिंदा भी पकड़ा था, तब भी रिस्पॉन्स डिफिकल्ट था। रिस्पॉन्स देखिए, इंडिया एक मेच्योर कंट्री है, पाकिस्तान रोग स्टेट है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कल आपके आंसर्स बहुत, सम ऑफ द आंसर्स वर रियली ऑसम। मतलब इंडस्ट्रीटी का किसी ने कहा था, इंडस्ट्रीटी का कल आपने कहा, आज आर्टिकल में आया है। और कल आपने और भी पंजाब की तरह प्रॉब्लम को टैकल करने की बात कही थी, काफी अच्छे आंसर्स थे। यानी काफी आंसर्स तो जैसे इंडस का आज आया, आने वाले दिनों में जो आपने राय दी आने वाले दिनों में आर्टिकल्स के रूप में देखने को मिलेगी। तो देखिए बात हम चल रही थी, हमारा मुंबई के अटैक के बाद में भी कोई अच्छे से रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाए और बहुत सारे ऑप्शंस उस टाइम भी मीटिंग में निकल के आए थे, लेकिन बात वही निकल के आती है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मेच्योर कंट्री है। पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट एक फेल्ड स्टेट है और पब्लिसिटी चाहता है, और नो बैड पब्लिसिटी इज इवन गुड पब्लिसिटी फॉर द पाकिस्तान। इंडिया को थोड़ा तो यहाँ पर रिस्ट्रेन रखने की जरूरत है। देखिए क्योंकि वर्ल्ड अब आजकल बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक रीजन में कुछ होता है और उसका इफेक्ट दूसरे रीजन में होता है। और कुछ लोग इमोशंस में बहकर बार बार एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग, राम माधव ने कहा एक दांत तोड़ोगे पूरा का पूरा जबड़ा तोड़ देंगे। इवन जीडी बख्शी जो हमारे पूरा मिलिट्री जनरल थे वो भी काफी एक्शन की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा तो देखिए कश्मीर इशू के नाम पे पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और हम नहीं चाहते। वो तो चाहता है कि थोड़ा सा भी इंटरनेशनलाइज हो, चाइना यूएन में इस मुद्दे को उठाए और बाकी कंट्रीज जो इसके मुस्लिम कंट्रीज जो भी पाकिस्तान का साथ देते रहे हैं वो भी इसका साथ देंगे। और अभी एक ऑप्शन ये निकल के आता है कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए जाए। वो तो पहले ही टूटे हुए हैं, नाम नाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी पाकिस्तान के साथ में है, कुछ भी ऐसा अभी हो नहीं रहा है। जब भी आंसर लिखो इसमें तो एक बात लिखना, ये बात अच्छी बात है। वाजपेयी जी ने कहा था 2001 में कि हम अपने दोस्त चूज कर सकते हैं, हम अपने नेबर्स चूज नहीं कर सकते। वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। आंसर में ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी बातों को लिखते हैं तो काफी वैल्यू एडिशन होता है, जो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो भी इंप्रेशन में आता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये निकलता है कि इकोनॉमिक बर्डन डाला जाए पाकिस्तान पर। ये देखिए ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दूसरे देश इसको फॉलो नहीं करेंगे। चाइना तो इसको डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा। पाकिस्तान वन रोड वन बेल्ट में इंपोर्टेंट साथी है चाइना का, और वैसे भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां पे चाइना 46 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाइना, तो ये डेफिनेटली इकोनॉमिक बर्डन वाला ऑप्शन नहीं फॉलो करेगा। इवन दूसरे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, वो भी फॉलो नहीं करेंगे इंडिया की रिक्वेस्ट को। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक लेवल के बाद में आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो क्रक्स ध्यान से इसका यही निकलता है कि सारे ऑप्शंस खंगालो। पाकिस्तान तो देखिए नॉर्थ कोरिया की तरह आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरह बिल्कुल एक अजीब सा देश, फेल्ड स्टेट की तरफ अग्रसर है। और 2008 में जब अटैक हुआ था, बार बार वही बात निकल कर आ रही है, तब भी यही डिसीजन लिया गया था कि मेच्योर डिसीजन था उस टाइम भी कि मिलिट्री अटैक तो, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक तो डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए। आज भी वही शायद कंसेंसस निकल कर आ रही है। और देखिए इंडिया उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने 2008 में जब मिलिट्री अटैक को अवॉइड किया था, उसका फायदा भी हुआ था। उसका फायदा ये हुआ था कि इंडिया को इंटरनेशनल की जो सिंपैथी मिली थी इंटरनेशनल कंट्रीज की, वो सारे की सारी कंट्रीज की जो ओपिनियन है वर्ल्ड कंट्रीज की, वो इंडिया की तरफ मोबिलाइज हुई थी। और पाकिस्तान के तो एक तरह से आइसोलेट हो गया। अब देखिए ज्यादातर कंट्री तो वर्ल्ड के कंट्रीज का यही ओपिनियन है कि पाकिस्तान टेरर फैला रहा है। तो मिलिट्री ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे सर्जिकल अटैक, वो कल हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबल नहीं है। और कल देखिए एक आर्टिकल आपको पढ़ना हो तो कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था परवीन स्वामी का,
उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए थे। वो आर्टिकल हम आज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा काफी ज्यादा हो गया, पाकिस्तान पे एक क्वेश्चन आएगा तो पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि सर्जिकल अटैक के लिए हमारी आर्मी या फिर एयरफोर्स तैयार नहीं है। 2008 के बाद भी सर्जिकल अटैक का ऑप्शन कंसीडर किया गया था, तो आर्मी से पूछा गया था कि, तो उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए नहीं, इट कैन बी डिजास्टर, लाइक इफ यू आर अटैकिंग पाकिस्तान इन देयर बॉर्डर्स देन इट मे बी द डिजास्टर। इवन दे आस्क्ड द एयरफोर्स वेदर यू कैन डू दैट। द एयरफोर्स ऑफ पर्सनल और देयर चीफ told directly that yes, definitely we can do that, but after intelligence, जो इंटेलिजेंस है वो इनफ नहीं हो सकती है और अटैक के लिए, ये बात उस टाइम पर निकल कर आई थी। तो अभी सेम चीज है। तो हमारे पास हर एक की, आर्मी की और नेवी की, एयरफोर्स की, स्पेशल फोर्सेस तो है अटैक करने के लिए उनके बॉर्डर के अंदर जाके, लेकिन ये इतनी कैपेबल नहीं है। जो यूएस, रशिया, यूके, यूएस की नेवी शील देखिए आप, ओसामा बिन लादेन को कैसे उन्होंने अफगानिस्तान में एंटर करके मारा था। तो ऐसी फोर्सेस हमारे पास अभी भी नहीं है। हमारे पास कहने के लिए स्पेशल फ्रंटियर है, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर भी इतने ज्यादा लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए सफल है। एनएसजी है हमारे पास में। एनएसजी भी आपको पता होगा, किसी बिल्डिंग के अंदर हॉस्टेज क्राइसिस हो या फिर छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस में जो हो, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, बजाय कि फुल स्केल इंसर्जेंसी या फिर उसको काउंटर करने के लिए। जहां पे देखिए आप, पठानकोट अटैक हुआ था, जब एनएसजी को यूज किया गया था तब काफी क्रिटिसिज्म हुआ था उस टाइम पर। एनएसजी इस तरह के ऑपरेशंस के लिए एनएसजी कैपेबल नहीं है। अब देखिए, अब एक ऑप्शन ये निकल कर आता है कि वाटर वॉर, इंडस ट्रीटी। इंडस ट्रीटी जो है, इंडस ट्रीटी में बहुत, देखो नेहरू जी ने काफी गलतियां की थी, मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, काफी बुक्स में लिखा गया था। इंडस ट्रीटी में इंडिया ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है, और इतना ज्यादा पानी हम उनको दे रहे हैं कि यू कैन से दैट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उदार ट्रीटी है किसी ऊपर वाले कंट्री की तरफ। सारी की सारी नदियां ऊपर से नीचे जा रही है पाकिस्तान की तरफ, और इतना पानी पाकिस्तान को देना ही नहीं चाहिए था। तो कल भी ये आप में से किसी ने आंसर दिया था कि इंडस ट्रीटी को यूज किया जाए, लेकिन ये देखिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ होगा। तो इंडिया की तो आपको पता होगा सॉफ्ट पावर, लीडरशिप, ये सब है, तो इमेज खराब नहीं करना चाहेगा इंडिया अपनी। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे एम के नारायणन ने दिया है कि साइबर वारफेयर किया जाए, और पता भी नहीं लगेगा, हमेशा इंडिया आसानी से डिनाइल भी कर सकेगा, और इंडिया की इस क्षेत्र में कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो पाकिस्तान को टिट फॉर टैट का जवाब देना है, जैसे को तैसा का जवाब देना है, तो साइबर वारफेयर के बारे में एक सोचा जा सकता है। ठीक है, अच्छे ऑप्शंस हैं लिखने के लिए। देखिए कुछ हमें, हमारी अप्रोच हमेशा मैकेनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ऑप्शंस देंगे, बाद में काट देंगे, एक बैलेंस सा कंक्लूजन दे देंगे। प्रैक्टिकल हो या ना हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। आरबीआई, ये आर्टिकल आरबीआई से रिलेटेड है, लेकिन अच्छा आर्टिकल नहीं है बिल्कुल, मतलब कुछ भी अजीब से पॉइंट्स हैं अंदर इसके। यूएस यूके की हिस्ट्री, आरबीआई सेंट्रल बैंक कहां से शुरुआत हुआ, बस शुरू के 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। कहां आरबीआई को यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 4 पॉइंट्स में रघुराम राजन हमेशा कहते हैं कि आरबीआई का काम ज्यादा है, कद छोटा है, तो इनको 4-5 पॉइंट्स में इंडिपेंडेंस चाहिए। पहला, एक तो जो आरबीआई गवर्नर अपॉइंट होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक स्टैच्यूरी बॉडी, उनका टेन्योर सब कुछ फिक्स होना चाहिए, कौन उन्हें चूज करेगा, कुछ बॉडी होनी चाहिए। तो उनके सिलेक्शन में, आरबीआई गवर्नर के सिलेक्शन में एक स्टैच्यूरी एलिमेंट आना चाहिए। दूसरा, इनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए किसमें, लिक्विडिटी डिसाइड करने में और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। आजकल गवर्नमेंट्स का प्रेशर रहता है, तो प्रेशर नहीं रहना चाहिए। तीसरी, इनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। आपको पता होगा अभी जो उर्जित पटेल की कमेटी आई थी, उन्होंने कहा था कि 4% के आसपास इन्फ्लेशन होनी चाहिए और 2 से 6% के बीच में। अगर नहीं रख पाया आरबीआई तो 3 क्वार्टर्स के अंदर में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले टाइम में करेंगे, कुछ आर्टिकल्स अच्छे आएंगे तो। और फिनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, अभी क्या होता है देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ता है तो आरबीआई से डेफिसिट कर लेते हैं। वो पहले करते थे, लेकिन उसके बाद में और भी काफी सुधार हो चुके हैं। जो मॉनिटरी बजट डेफिसिट था उस पर रोक लग चुकी है। तो इसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इन 4 क्षेत्र में इंडिपेंडेंस की जरूरत है आरबीआई को। और आगे जो आर्टिकल है वो काफी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यूके यूएस के कंटेक्स्ट से डिस्कस किया गया है, तो कम ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो अगला आर्टिकल है वो पेरिस अकॉर्ड से रिलेटेड है। आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर में एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, और क्या इनके जो मेजर वो थे पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लीगली बाइंडिंग, डिफरेंशिएटेड, एम्फेसिस विल बी ऑन बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने की बात नहीं। अभी क्या कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है
क्योंकि 21 सितंबर यानी आज आज जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है बान की मून एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन कंट्रीज की जिन्होंने अभी तक पेरिस जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं किया है। नहीं किया है क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि देखिए यूएस में इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ये क्लाइमेट चेंज जो चीज एग्रीमेंट है समिट वो उनके खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ है। इवन हिलेरी क्लिंटन भी उतना सपोर्ट इसको नहीं दिया जितना ओबामा ने दिया था। तो बान की मून चाहते हैं कि यूएस के इलेक्शन से पहले पहले अगर ये रेटिफाई हो जाए तो सही है। कुछ लोग देखिए वैसे तो यूएस प्लस में चाइना ने इसको साइन कर दिया है, G20 में हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था, यूएस प्लस चाइना ने कर दिया, यानी 38% तो यही करते हैं। लेकिन ये साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये एग्रीमेंट कब पास होएगा, हमने ये भी पढ़ा था जब 55 कंट्रीज अकाउंटिंग 55% एमिशंस, ये देखिए हमने ये पढ़ा था जब 55 देश 55 कंट्रीज अकाउंटिंग 55% एमिशंस साइन कर देंगे यानी रेटिफाई कर देंगे इस ट्रीटी को, तब ये ट्रीटी पास हो जाएगी और एक इंप्लीमेंट करने की कगार पर होगी। देखिए 1987 में 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ था। उस प्रोटोकॉल में क्या था, उस प्रोटोकॉल में था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर सब्सटेंसेस जो कि ओजोन लेयर्स को पतला बनाते हैं उन पे बैन लगाया जाए। ये देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और 1989 में इंप्लीमेंट हो गया था। और इसका मेन क्या था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये सब चीजें हैं इनको बैन करना। क्यों? क्योंकि ये ओजोन लेयर को पतला बनाते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस है, तब तो देखिए इतना रिसर्च भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर, फिर भी बहुत कंट्रीज और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज एक साथ आए और उन्होंने कहा ठीक है जो कुछ भी हो, कितना भी साइंटिफिक एविडेंस हो, हमें ये करना होगा और हमें ओजोन को पतला होने से रोकना होगा। तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स वहां पर निकल कर आए थे और उसका नतीजा ये निकला कि अभी रिसर्च में सामने आ रहा है कि ओजोन जो छोटा हो रहा था पहले, अब वापस एक यू कैन से दैट ठीक हो रहा है, यानी जो वो होल है वो भर रहा है। अब अगले महीने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये भी डिस्कस करने वाले हैं रवांडा में। पहले तो सीएफसी बैन किया था, अब ये भी एचएफसी भी बैन करने की सोच रहे हैं। रवांडा में अगले महीने मीटिंग है इसकी, यानी अगर ये हो गया तो बिल्कुल भी ओजोन लेयर के लिए और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एचएफसी में काफी ऑब्जेक्शंस हैं, इंडिया की भी ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री एचएफसी टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्रिज वगैरह ये बनाते हैं। ये आर्टिकल में नहीं है, वैसे किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। और ये एचएफसी को फेस आउट कर दिया तो ऐसा कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। 2050 तक 0.1 डिग्री सेल्सियस और 2100 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस तक करने में हम सफल हो पाएंगे। अब देखिए पेरिस भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह सफल हो सकता है या नहीं। इसमें देखिए दो डिफरेंसेस हैं। दो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो सिर्फ देखिए कुछ ही इंडस्ट्रीज तक था, सीएफसी में कौन कौन सी फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें होती हैं। और जो पेरिस प्रोटोकॉल को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो ये तो सारे फॉसिल फ्यूल्स के खिलाफ है। और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो तो डेवलपिंग कंट्री का जो मेजर एनर्जी सोर्स है, तो हाउ कैन दे कोप अप विदाउट द फॉसिल फ्यूल्स, हाउ कैन दे डेवलप विदाउट द फॉसिल फ्यूल्स। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस में अब बहुत सारे लेसन हम सीख सकते हैं। सबसे पहले तो कि साइंटिफिक जो डिस्प्यूट था उस टाइम पर जैसे कंट्रीज ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए इसको। तो 8 साल बाद, लेकिन जब उन्होंने कहा कि 8 साल बाद जिन्होंने केमिकली और जो केमिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं ओजोन लेयर की जो लेयर है वो पतली हो रही है। 8 साल बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। और वही बात, अभी तो इतना ज्यादा साइंटिफिक जो है एविडेंस है, तो डेफिनेटली इसे बहुत सीरियसनेस से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो ट्रंप है वो इसे अभी कहते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा, ट्रंप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं यूएस में, वो इस जो पेरिस एग्रीमेंट को वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेजरेट कर रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, हमें यूएस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इवन जो हिलेरी क्लिंटन है वो भी उनके भी एफर्ट्स इनफ नहीं है। तो ये डर यह जता रहा है कि इस इलेक्शन के बाद में जो यूएस इस ट्रीटी से हट सकता है। तो इस एग्रीमेंट से यूएस हट गया तो एक पूरा एग्रीमेंट के कोलैप्स होने का खतरा रहेगा, क्योंकि यूएस तो मेजर कंट्रीब्यूटर है। और क्योटो प्रोटोकॉल में भी आपने याद होगा, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, क्लिंटन ने साइन तो कर लिया था इसे, लेकिन रेटिफाई नहीं किया था, यूएस की कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो यूएस क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं था, यूएस नहीं था, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक लेवल के बाद में सफल नहीं हो उसका। तो इस एग्रीमेंट के सफल होने के लिए यूएस का होना बहुत जरूरी है। और अनसर्टेनिटी थी, अगर यूएस की इलेक्शन हो गए तो क्या पता वो रेटिफाई करेंगे नहीं, मतलब उनकी कांग्रेस क्या पता बाद में रिजेक्ट कर दें, निकल जाएं। तो इसलिए पहले से अगर ये ट्रीटी अगर यूज में आ जाए, इंप्लीमेंट हो जाए तो अच्छा ही है।
पॉलिटिकल विल तो इसके लिए चाहिए, इसके लिए फंडिंग भी चाहिए। और कैनकन समिट 2010 में ये बात निकल कर आई थी कि 100 बिलियन देंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन क्लाइमेट फंड में वो देंगे। और किसके लिए यूज होगा 100 बिलियन डॉलर्स? ये यूज होगा डेवलपिंग कंट्रीज की टेक्नोलॉजी के लिए, उनको क्लाइमेट चेंज में अभी निपटने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए, इन सब के लिए यूज होएगा ये फंड 100 बिलियन का। और अभी तक सिर्फ इस फंड में 10 बिलियन आया है, यानी कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ 10 बिलियन आया है। 100 बिलियन की बात की गई थी वो भी हर एक साल, और ये 10 बिलियन सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स में अभी तक यूज हो चुका है। तो देखिए कितने पीछे चल रहे हैं इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने में। और लेटेस्ट कंट्री के हिसाब से अभी जिसने लेटेस्ट कंट्री के हिसाब से जिसने इसे इंप्लीमेंट किया है वह माइक्रोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, और अभी तक 28 कंट्रीज ने इसे साइन कर लिया है, और अकाउंटिंग 40% एमिशंस। तो 50-50 से हम काफी दूर हैं अभी, 55 से काफी दूर हैं हम अभी। लेकिन ज्यादातर जिन्होंने साइन किया वो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जिन पर रिस्क ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा खतरा है उन पर। और देखिए सच्चाई तो यही है, अगर ये साइन भी हो गई तो भी जिन्होंने कंट्रीज ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जो कमिटमेंट की है वो भी तो कम है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। अब ये कल एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में आर्टिकल था कल इंडियन एक्सप्रेस का। देखिए जब जस्टिस डिले होता है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल लिटिगेंट को नुकसान नहीं होता कि पूरी की पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है। कैसे? देखिए पुरानी जो सोसाइटी थी हमारी, प्री बार्बरिक सोसाइटी थी, आदि मानव की सोसाइटी थी, और आज की सोसाइटी, दोनों सोसाइटी को आप कंपेयर करेंगे, यानी पुरानी प्री बार्बरिक सोसाइटी और आज की सोसाइटी को कंपेयर कीजिए आप, तो आपको एक ही बात निकल कर आएगी, एक ही डिफरेंस है दोनों सोसाइटीज में। आज रूल ऑफ लॉ है, आज जस्टिस है, और वो जस्टिस दिलाता कौन है? जुडिशरी वो जस्टिस दिलाती है। लेकिन आप देखेंगे आज पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल सब रूल तोड़ते हैं और बिना किसी डर के। और पुराने टाइम की तरह आज भी उनको यही लगता है कि आदिमानव की तरह कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम चाहे तो रूल ऑफ लॉ तोड़ देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कोई भी क्रिमिनल हो, सीबीआई ले लीजिए, लोकपाल ले लीजिए, वो तो सिर्फ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकते हैं, जो अंतिम जस्टिस देगा वो तो जुडिशरी ही देगी ना। और आप देखिए डिफेमेशन केस में आपने देखा होगा, डिफेमेशन जो करते हैं वो मीडिया में उनको बोलने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन जस्टिस उनको फिर भी नहीं मिलता। और कितने ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग है, अभी देखिए 3 करोड़ केसेस आर स्टिल पेंडिंग। और एक जजमेंट में टाइम लगता है 12 to 15 ईयर्स का, और इतनी देर में तो देखिए विटनेस की मौत हो जाती है, विटनेस अपने बयान से पलट जाता है, सब कुछ केस का जो पलड़ा है वही इधर से उधर हो जाता है। और यह सब कुछ अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ है, यानी जो चीज प्री बार्बरिक सोसाइटी में देखने को मिल रही थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, आज भी वही रूल ऑफ लॉ में दिक्कत आ रही है। और आज जो क्राइम बढ़ रहा है इतनी तेजी से, तो उसके लिए जुडिशरी की इफेक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं दोषी है। देखिए आज रेप बढ़ रहे हैं, रोबरी, मर्डर, ये सब बढ़ रहे हैं, तो एक डेटरेंस ही नहीं है, लोगों को डर ही नहीं लगता कि क्या होगा, सोचते हैं छूट जाएंगे केसेस से। तो एक डेटरेंस, जुडिशरी जो इफेक्टिवनेस है उसको अच्छे से करने की जरूरत है, तभी डेटरेंस आ पाएगी। एक जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो डेटा है, यहाँ पे देखिए जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो डेटा है उसमें 23,000 केसेस डेली फाइल होते हैं, और जिसमें से 70,000 वो केसेस हैं वो क्रिमिनल केसेस हैं। और देखिए और हर एक 5 सेकंड में एक केस को रजिस्टर किया जाता है। थोड़ा डेटा है, थोड़ा डेटा अगर आंसर्स में लिखेंगे तो हमारे आंसर्स मैच्योर लिखते हैं, थोड़ा डेटा हमें हमेशा लिखना चाहिए, थोड़ा डेटा हमें याद होना चाहिए, लेकिन वो डेटा रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा अभी जो मैं बोलने वाला हूं। अब देखिए एक डेटा के अनुसार से जो हमारी 50% पॉपुलेशन है वो 25 ईयर से नीचे है, और 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 ईयर से नीचे है। तो ये डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे में यूज कर सकते हो, काफी आंसर्स में इस डेटा को यूज कर सकते हो, अच्छा डेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब इतनी यंग पॉपुलेशन हमारी है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छे से अगर हमने स्किल्स नहीं दिए, उनको जॉब्स नहीं दिए, तो क्या होगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि खाली दिमाग से तांग का घर होता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा अगर वो होंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, सोसाइटी में और ज्यादा कैओस क्रिएट होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, तो हमारा देश पीछे जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ गुड गवर्नेंस के लिए भी जरूरत है। कोई भी चीज देख लीजिए आप, ट्रेड देख लीजिए, कॉमर्स देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, सर्विसेज, पर्सनल सेफ्टी, सब में वी मस्ट हैव द रूल ऑफ लॉ टू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर्क स्मूथली। और जुडिशरी रिफॉर्म्स तो देखिए हमारी डेवलपमेंट का जो प्राइम एजेंडा है वही जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। और रिफॉर्म्स किस तरह के, रिफॉर्म्स काफी तरह के होने चाहिए, जैसे कि जुडिशरी जो है वो एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए,
और जजेस की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर, और जजेस के अपॉइंटमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए जो जुडिशरी का जो एक मैकेनिज्म है, वो जजेस के खिलाफ अभी भी आम आदमी एक कंप्लेंट ही नहीं कर सकता। तो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि आम आदमी की कोई शिकायत है जजेस के खिलाफ भी, तो वो भी उनकी सुनवाई हो। अगर किसी को लगता है कि ये जज बायस्ड है, इसने पैसा लिया है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ में एक शिकायत दर्ज करवाने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, आसान मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशरी जो है हमारी, ये पिक्चर थोड़ी साफ नहीं आई, जुडिशरी जो है हमारी, देखिए आरटीआई पे बहुत कुछ बोलती है, आरटीआई इंप्लीमेंट करो, ये करो, उनके एफर्ट्स से ही आरटीआई आ पाई थी। तो मतलब बिल्कुल डायरेक्टली कहना उनके से ही आ पाई थी तो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने काफी मदद की थी आरटीआई को लाने में 2005 में। लेकिन देखिए अब जुडिशरी का कितना बड़ा पैराडॉक्स है यहाँ पर। जुडिशरी हमेशा आरटीआई की बात करती है, लेकिन जुडिशरी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई नहीं लाई है। यानी अगर कोई आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगे सुप्रीम कोर्ट से तो वो नहीं देते हैं। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, तो वो भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और देखिए आईटी का यूज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए कि पूरी जुडिशरी के अंदर में, ताकि केस जल्दी से सोल्व हो सके सभी चीजें। और जो बेंच और बार है, यानी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जो जुडिशरी की जो बेंच होती हैं, वो भी एक सेंसिटिव होने चाहिए सोशल जस्टिस की तरफ में। उन्हें हमेशा पुअर्स का ख्याल रखना चाहिए, और एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस का प्रावधान है उसे आसानी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो फिलहाल देखिए जुडिशरी का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, जुडिशरी क्या करती है, आप देखिए, आपने देखा होगा ये भी, यानी मिलोड कहते हैं, मिलोड आप ये कीजिए, लॉयर्स में मिलोड कहते हैं, विटनेस ये सब मिलोड कहते हैं। तो पूरे का पूरा जो ये जो मैकेनिज्म आर्किटेक्चर या ह्यूमन डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है, ये पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज होना चाहिए। तो ये जुडिशरी रिफॉर्म्स के अच्छे पॉइंट्स हमने इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस किए। जब भी जुडिशियल रिफॉर्म्स का आंसर आए, क्वेश्चन आए, तो ये सब पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।